हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल को आज कवर करेंगे, टाइमली रीस्टेटमेंट इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, और ये आर्टिकल आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर पुश करेगा। पढ़ने में थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन चैलेंजिंग लगने का मतलब ये है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे आर्टिकल्स को कभी भी मिस मत किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सब कुछ बेसिक से कवर करेंगे, रीडिंग को, ग्रामर को और वोकैब को। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी टाइमली रीस्टेटमेंट। टाइमली का मतलब क्या होता है? जो चीज़ टाइम से आ जाए यानी वक्त पे हो। और रीस्टेटमेंट बड़ा आसान वर्ड है। देखिए, स्टेटमेंट यानी किसी का बयान, स्टेट करना यानी कुछ कहना, और रीस्टेटमेंट यानी फिर से बयान देना या फिर से किसी चीज़ को दोहराना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभिव्यक्ति के अधिकार के ऊपर फिर से बयान दिया है, रीस्टेट किया है, और ये बहुत टाइम पे हुआ है, वक्त पे हुआ है। देश में इसकी बहुत ज़रूरत थी। अभिव्यक्ति का अधिकार यानी राइट टू एक्सप्रेशन, आप अपनी बात को आवाज़ दे सकें, सरकार आपको रोक ना सके। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्या बात की? कह रहा है फ्री स्पीच रेस्ट्रिक्शंस शुड बी रीजनेबल एंड नॉट अ टूल टू स्टिफल व्यूज। कह रहा है जो फ्री स्पीच पे रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी, फ्री स्पीच का मतलब होता है खुले विचार, जो आपके मन में आया आपने कह दिया। कह रहे जी आपके मन के ख्यालों को रखने पे जो पाबंदी है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। रीजनेबल यानी ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा। कह रहे और एंड वो एक टूल नहीं होना चाहिए या जरिया नहीं होना चाहिए किसी की व्यूज़ को, नज़रिए को स्टिफल करने का या दबाने का। स्टिफल का मतलब होता है किसी का गला घोंटना, किसी की आवाज़ दबाना, किसी को साइलेंस करना। तो इस तरीके से आप कानून का कभी भी इस्तेमाल नहीं करें कि आप फ्री स्पीच को दबाने लगें। हाँ, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन जायज़ है, क्योंकि आपकी फ्री स्पीच हो सकता है किसी के पर्सनल स्पेस में जा रही हो, है ना, किसी को पर्सनल लेवल पे हिट कर रही हो, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फ्री स्पीच पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल भी एक टूल नहीं होना चाहिए आपकी व्यूज़ को दबाने का। चलिए, फ्री स्पीच रेस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, शुड बी इसकी वर्ब है। रीजनेबल होना यानी एकदम कायदे का होना, ना कम ना ज़्यादा। स्टिफल करना, किसी की आवाज़ को दबाना, गले को घोटना, इस वर्ड को मैं भी डिटेल में आपको करवाऊंगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज अपने पास भारी भरकम है वोकैब, तो मैं कोशिश करता हूँ इस आर्टिकल के 5 वर्ड्स जो सबसे ज़्यादा हैवी हैं अलग से लेकर के आपको दिखा दूँ, ताकि फिर आप क्लास को स्मूथली ले सको। साथ ही जिन बच्चों को ज़रूरत है मॉक टेस्ट पासेस की, टेक्स्ट बुक की एंड ऑफ सीजन सेल अभी एक्टिवेटेड है। 351 रुपीज़ के मामूली से प्राइस पे 1 साल का पूरा प्रो पास आपको मिल जाएगा। 31 मार्च को नाइट में ये सेल डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। 1 अप्रैल से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है मॉक टेस्ट पासेस की, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। एक ही सिंगल पास में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस सभी के 70-80 हज़ार मॉक टेस्ट आपको इस सेल में मिल जाएंगे। सेल का बेनिफिट लेने के लिए जाएं कमेंट सेक्शन में, जो भी प्राइस आपको दिखाए आपको उस पर कूपन लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को यूज़ करेंगे आपका प्राइस खटके हो जाएगा 352 रुपीज़। मेक श्योर टू यूज़ दिस कूपन YT10। पैसे को सेव करें, 31 मार्च नाइट तक कूपन वैलिड है। कमेंट सेक्शन में आपको सेल का लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी जूम इन कर देता हूँ ताकि ठीक से पढ़ पाओ। पहला वर्ड अपने पास प्रिकेरियस, जो चीज़ डेंजर से, डिफ़िकल्टी से, अनसर्टेनिटी से भरी हो। अब ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है। डेंजर का मतलब होता है खतरा, डिफ़िकल्टी यानी मुसीबत, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। तो मतलब स्ट्रेसफुल जो चीज़ होती है, जिसमें आपको थोड़ा डिप्रेशन आए, थोड़ा सा डिस्ट्रेस फील हो, ऐसी चीज़ों को प्रिकेरियस बोलते हैं। चलिए, द वर्ल्ड इज़ इन ए प्रिकेरियस स्टेज अमिड एवर म्यूटेटिंग वेरिएंट्स ऑफ द वायरस। हमारा वर्ल्ड, हमारी दुनिया एक बहुत डेंजरस और डिफ़िकल्ट स्टेट में है या अवस्था में है। और क्यों? इस चीज़ के चलते, अमिड, इस चीज़ के चलते हर वक्त म्यूटेट होने वाले वेरिएंट्स के इस वायरस का।
एवर म्यूटेटिंग यानी बार बार म्यूटेट करने वाला। आज ओमेगा, कल डेल्टा, कभी बीटा चेंज हो रहा था ना वायरस कोविड के टाइम, तो उसके वायरस के वेरिएंट्स जो हैं बहुत म्यूटेट कर रहे थे और दुनिया एक प्रिकेरियस या डेंजरस स्टेट में थी। प्रिकेरियस वर्ड आपने देख लिया, फुल ऑफ डेंजर्स, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। इसी को पेरिलस, इसी को फ्रॉड भी बोलते हैं, FRAUGST। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। ठीक है, फ्रॉड वर्ड को अगर बहुत आसान भाषा में याद रखना हो तो इसका मतलब होता है स्ट्रेसफुल। चलिए अगला वर्ड अपने पास मजल। मजल और मफल दोनों वर्ड्स अंग्रेजी में बताते हैं किसी का गला घोटने को, किसी की आवाज़ दबाने को। चाहे आप फिजिकली दबाओ, चाहे आप लिटरली दबाओ, चाहे आप मान लीजिए आपका कोई चैनल है यूट्यूब पे, आपने कुछ वीडियो बनाई और सरकार ने उस वीडियो को बंद कर दिया, तो भी आपकी आवाज़ दबाई गई ना। और चाहे आपका कोई मुंह पकड़ के आवाज़ बंद कर दे, आपको बोलने ना दे, तो चाहे फिजिकली हो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से मजल या मफल आवाज़ दबाने को कहते हैं। द न्यू लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एम्स एट मजलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नया जो कानून है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया, बनाया गया, वो एम ऐड करता है, उसका मकसद है मजल करना या गला घोटना फ्रीडम ऑफ स्पीच का। मजल को गैग, सप्रेस, चोक और स्टिफल भी बोलते हैं। आज आप स्टिफल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, देख चुके हैं ऑलरेडी आप स्टिफल करना। अगला वर्ड अपने पास ऑसिलेट। देखिए दो वर्ड्स हैं, ऑसिलेट और वैसिलेट। जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी है 11th-12th में, आपने ऑसिलेटर वैसिलेटर देखे होंगे अपनी फिजिक्स लैब के अंदर। दोलन करने वाली चीज़ों को बोलते हैं ऑसिलेट और वैसिलेट करना। घड़ी जो होती है ना, वॉल क्लॉक, जिसका पेंडुलम लेफ्ट राइट, इसको बोलते हैं ऑसिलेट या वैसिलेट करना। मूव और स्विंग इन साइड टू साइड पैटर्न। अब मान लीजिए घड़ी का पेंडुलम है, वो लेफ्ट राइट हो रहा है तो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन अगर रियल लाइफ में भी आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, तो ऐसी अनसिक्योर सिचुएशन में भी आप ऑसिलेट या फैसिलेट कर रहे होते हैं। दोनों की स्पेलिंग देख लेना, LLAT आता है ऑसिलेट वैसिलेट में, लेकिन वैसिलेट में VACI आएगा, ऑसिलेट में OSCI आएगा। ये S एक्स्ट्रा है ऑसिलेट में, जो वैसिलेट में नहीं आता। ठीक है, हर एक्शंस ऑसिलेटेड बिटवीन ब्रेवरी एंड फुलिशनेस। उसकी सारी हरकतें जो थी वो ऑसिलेट करती थी दो दायरों में। और कौन से दायरे थे? बहादुरी का और बेवकूफ़ी का। कभी तो लगता था बहुत बहादुरी का काम है, कभी लगता था बड़ी बेवकूफ़ी है, तो ऑसिलेट कर रहा था दोनों के बीच में उनका एक्शंस। चलिए अच्छा वर्ड है, यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है ल्यूडिक्रस। बेवकूफ़ाने को बोलते हैं ल्यूडिक्रस, जो सीली हो, फूलिश हो। इसको आप रिडिकुलस भी बोल सकते हैं और एब्सर्ड भी बोल सकते हैं। प्रीपोस्टस, वैकी भी इसके सिनोनिम्स हैं। रिडिकुलस नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, बेवकूफ़ाना। इन अ ludicrous move, some at-risk individuals have refused to get vaccinated against COVID-19। एक बहुत बेवकूफ़ी भरी हरकत के अंदर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स, एडल्ट्स जो एट रिस्क हैं। एट रिस्क एडल्ट्स मतलब जिनको सबसे ज़्यादा जोखिम है, बहुत बड़े हो चुके हैं, एज में ज़्यादा हैं और बीमारियां हैं, तो वो एट रिस्क होते हैं। तो कुछ बीमार इंडिविजुअल्स ने मना कर दिया है वैक्सीन लगवाने को कोविड-19 के खिलाफ। चलिए ल्यूडिक्रस, यू विल सी द वर्ड रिडिकुलस इन द आर्टिकल। लास्ट वर्ड है अपने पास, क्या है? ब्रोबीट। देखिए ब्रो बना है आईब्रो से, और आईब्रो कब खड़ी होती है आपकी? जब आप किसी को गुस्सा कर रहे होते हो या डरा रहे होते हो, घूरते हैं ना अपने किसी को गुस्से में। तो ब्रो बीट का मतलब है किसी को अपनी आईब्रो से, अपने गुस्से वाली लैंग्वेज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से डराना। समझ पा रहे हो? बीट कर रहे हो आप उसको, बस आंखों से आपने उसको धो डाला। किसी से बॉसी बनना, किसी को डराना, धमकाना, इस तरीके के काम को बोलते हैं ब्रो बीट करना। इसको बुली करना भी बोलते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप मैनेज टू ब्रो बीट यूक्रेन इनटू साइनिंग एन एग्रीमेंट ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जैसे तैसे मैनेज किया या ब्रो बीट किया, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज से डराने की कोशिश की यूक्रेन को। और किस चीज़ में? कि वो साइन कर दे रेयर अर्थ मिनरल्स के एग्रीमेंट को। सारा अपना अर्थ मिनरल जो है, रेयर अर्थ मिनरल्स, अमेरिका को धीरे धीरे दे दे इस एग्रीमेंट के तहत। तो चलिए, बुली करने वाला सिनोनिम वर्ड है ब्रोबीट। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। इसको पुश अराउंड और इसको थ्रो वंस वेट अराउंड भी बोलते हैं। अगर आप एक ऐसे आदमी हैं ना जो थ्रो योर वेट अराउंड कर रहे हैं,
तो आप आसपास के लोगों पे अपना हुक्म चलाते हैं, है ना, आपके पास कोई चीज़ है जिसका फ़ायदा उठाते हैं, बॉसी बनते हैं। इस तरीके से ये इडियम यूज़ होती है, थ्रो वंस वेट अराउंड। चलिए, अच्छी वोकैब आज की। मुझे लग रहा है आपको थोड़ी हैवी फील हो रही होगी, लेकिन जब भी हैवी फील हो वो आपका लर्निंग का डे होता है। अब फटाफट से आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें। देखिए, एक पोएट है इमरान प्रतापगढ़ी। मुझे भी इनके बारे में नहीं पता, आज ही मैंने इनको डिस्कवर किया, यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। राज्यसभा से एमपी भी हैं और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत सारी पोएम्स लिखते हैं मुस्लिम्स के खिलाफ होने वाले अत्याचार पे। कभी इनकी पोएम्स आपको फ़िलिस्तीन पे मिलेंगी, बर्मा पे मिलेंगी, और भी जहाँ जहाँ मुस्लिम्स के खिलाफ, चाइना में भी जैसे उइगुर में होता है, तो इस तरह से इनकी पोएम्स बहुत सारी आपको मिलेंगी। रिसेंटली इन्होंने एक पोएम पब्लिश की जो कि राइट विंग पॉलिटिशियंस को लगा कि वो उनके खिलाफ एक क्रिटिसिज्म है। नेशनलिस्टिक इंक्लिनेशन, जो राष्ट्रवादी विचार हैं, उनके खिलाफ ये पोएम उनको लगी और इनके खिलाफ लगा दिया गया पूरा का पूरा पुलिस तंत्र। इनको उठा लिया गया, एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और बहुत अच्छे से एनालाइज करके बताया कि इस पोएम में कोई भी हेट स्पीच था ही नहीं। ये तो कुछ लोग हैं जो बहुत इनसिक्योर हैं, जो हमारे नेता बन बैठे हैं और उनको लगता है कि थोड़ा सा भी कहीं से कोई क्रिटिसिज्म आ जाए तो उनकी कुर्सी ना हिल जाए। तो इस तरीके से ये लोग इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों के राइट टू फ्रीडम को वायलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा किया है और गुजरात पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही इनकी पोएम को कोर्ट रूम में भी डिस्कस किया गया कि कितनी प्यारी पोएम है, जबकि इसमें आपको कहीं भी कोई इस तरह का क्रिटिसिज्म सरकार का नहीं मिलेगा। आज की टोन है असर्टिव और एनालिटिकल। असर्ट कर रहा है राइट टू फ्रीडम होना चाहिए और एनालाइज करके बता रहा है कि रेस्ट्रिक्शंस कहाँ तक जायज़ हैं। चलिए शुरू करें। चलो, ये है जी फर्स्ट पैराग्राफ, आराम से पढ़ो, एक रीडिंग दो। बाय द वे, हैप्पी ईद आप सभी को, ईद मुबारक। मैं भूल गया था आपको विश करना। फटाफट फर्स्ट पैराग्राफ को देख लो, इसका मीनिंग निकालो, फिर मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ आपको भी मैच करना है। चलिए शुरू करें। कह रहा है जी, इन फ्रॉड टाइम्स एवरी रीस्टेटमेंट ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्पीच, लॉ एंड डेमोक्रेसी इज होली वेलकम। कह रहा है जी, फ्रॉड टाइम्स में, फ्रॉड का मतलब है जिसमें डिस्ट्रेस हो, स्ट्रेस हो, स्ट्रेसफुल वक्त के अंदर कोई भी रीस्टेटमेंट जो आए, रीस्टेटमेंट यानी दोहराव, किसी चीज़ को फिर से स्टेट करना, और दोहराव किस चीज़ का, बेसिक एलिमेंट्स का, उन बुनियादी चीज़ों का जो है फ्री स्पीच के लॉ में और डेमोक्रेसी में, जो है अभिव्यक्ति के अधिकार के तौर पे हमारे कानून में और हमारी लोकशाही में। कह रहे ये रीस्टेटमेंट जो है ना, जब भी ऐसे वक्त में आती है तो ये बहुत अच्छे से या पूरे तरीके से होली वेलकम होती है, इसका स्वागत किया जाता है। चलिए, रीस्टेटमेंट सब्जेक्ट है, रीस्टेटमेंट यानी दोहराना, इंजेमिनेशन, रेपिटिशन बोल सकते हैं। वर्ब है इसकी इस। होली मतलब इन अ होल मैनर, पूरे तरीके से। फ्रॉड यानी स्ट्रेसफुल, डिस्ट्रेसफुल, प्रिकेरियस, याद है ना। कह रहा है जी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट क्वॉशिंग अ गुजरात पुलिस केस अगेंस्ट कांग्रेस member of parliament राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी for posting an allegedly inflammatory poem on social media is a welcome intervention in favor of free speech। कह रहा है जी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जजमेंट समझते हैं, फैसला किसका है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। कह रहे हैं और कौन सा जजमेंट है। अब जजमेंट के लिए एडजेक्टिव लगाए गए वर्ब के आईएनजी फॉर्म। जजमेंट जो कि क्वाश करने वाला है, जो कि सेट असाइड करता है, कैंसिल करता है। क्वाश करना यानी किसी मामले को, फैसले को, है ना, नलीफाई कर देना। पहले कोर्ट ने बोला था, बाद में दूसरी कोर्ट ने, बड़ी अदालत ने उस मामले को पलट दिया, क्वाश कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट साहब का भी एक जजमेंट आया है जो क्वाश कर देता है गुजरात पुलिस द्वारा लगाए गए एक पुलिस केस को। और ये पुलिस केस था खिलाफ कांग्रेस के एक एमपी के, राज्यसभा से जो चुने गए हैं, जिनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। और ये इसलिए था क्योंकि इन्होंने पोस्ट किया था ऑनलाइन एक कथित तौर पे इन्फ्लामेटरी पोएम को। इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन या भड़काने का काम करे, जो समाज में प्रोवोकेशन या गुस्सा फैलाए। तो ऐसा इन पे आरोप लगा था कि गुस्सा भड़काने वाली इन्होंने एक पोएम पोस्ट की है। और कहाँ पे की है, ऑन सोशल मीडिया। कह रहा है ये जो जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट का कि इनके खिलाफ सारे केस बर्खास्त हो जाएं, क्वाश हो जाएं,
कह रहे ये जजमेंट एक वेलकम इंटरवेंशन है, ये एक ऐसा बीच बचाव है जिसका हम स्वागत करते हैं। इंटरवेंशन क्या होता है? बीच बचाव। और किसके लिए है? इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच, फ्री स्पीच के फेवर में या फिर अभिव्यक्ति के अधिकार के हक में। चलिए, जजमेंट सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज। दिस जजमेंट इज अ वेलकम इंटरवेंशन। जजमेंट वो वाली है जो कॉश करती है। कॉशिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। कॉश करना यानी किसी पुराने फैसले को कैंसिल करना, सेट असाइड करना। इन्फ्लामेटरी यानी जो इन्फ्लामेशन करे, भड़काए, गुस्सा भड़काए, एंगर भड़काए, अनरेस्ट भड़काए। इंटरवेंशन होता है दखल अंदाजी या बीच बचाव, किसी मामले में अपना पांव फंसाना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, कह रहा है जी इट्स इंपॉर्टेंस इज दैट इट रीस्टेट्स नियरली फॉरगॉटन एस्पेक्ट्स ऑफ फ्री स्पीच jurisprudence in an era in which any speech can be criminalized। कह रहा है इसकी इंपॉर्टेंस ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना उसका मायना ये है कि ये पूरा फैसला रीस्टेट करता है, फिर से दोहराता है लगभग भुला दिए गए या फॉरगॉटन, नियरली फॉरगॉटन एस्पेक्ट्स को या पहलुओं को फ्री स्पीच की जूरिस्प्रूडेंस के। जूरिस्प्रूडेंस वो सभी लॉज का या कानूनों का या नियमों का एक कलेक्शन है जिसके आधार पे कोर्ट जो है फैसला देती है। मान लीजिए ऐसा केस होगा तो कोर्ट इसमें ये फैसला देगी, है ना, तो वो एक जूरिस्प्रूडेंस बना देते हैं। पुराने सारे फैसलों को उसके अंदर रखेंगे फाइल में बना करके। तो कह रहे जी फ्री स्पीच के ऊपर जो कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस है जिसको लगभग भुला दिया गया है ऐसे एक वक्त में, एरा में, जिसमें इन विच किसी भी स्पीच को क्रिमिनलाइज किया जा सकता है या किसी भी इंसान की बात को क्रिमिनल बनाया जा सकता है। और कब? वो तब बनाया जाएगा इफ़ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल क्लेम टू बी हर्ट बाय इट। अगर बहुत ही ताकतवर और प्रभाव वाले, रसूख वाले लोग ऐसा दावा ठोक दें कि हम हर्ट हो गए हैं इस आदमी की बात से। तो ऐसे एक वक्त में जिसमें आप कुछ भी बोल लो, अगर किसी ऊपर बैठे हुए पावरफुल आदमी को बात पसंद नहीं आई तो उसको क्रिमिनलाइज कर देगा आपकी बात को और फ्री स्पीच को दबा लेगा। तो ऐसे मायने हैं इस फैसले के, है ना। ऐसे सारे एस्पेक्ट्स को जो बुला दिए गए हैं उसको इसने रीस्टेट किया है, फिर से दोहराया है। चलिए, इंपॉर्टेंस की वर्ब है इस। इट आया है इस फैसले के लिए, वर्ब है इसकी रीस्टेट। रीस्टेट करना, दोहराना, रीट्रेट करना। नियरली फॉरगॉटन यानी लगभग भुला दिया गया। जूरिस्प्रूडेंस मैंने आपको बता दिया, वो सारे कलेक्शन ऑफ ना जो है लॉज का, कानूनों का, नियमों का, जिसके सहारे कोर्ट किसी भी फैसले पे, किसी भी मामले में कोई फैसला देती है। जैसे रेप का मामला है तो आज तक जितने भी रेप के बड़े मामले हुए हैं ना उनको कोर्ट एक फाइल में रखती है और देखती है कि किस तरह के रेप में हम कैसा सज़ा देंगे, 5 साल की, 10 साल की, मौत की सज़ा। तो वो एक पूरा इन्होंने सिस्टम बनाकर रेप के मामलों में फैसला देने का, दैट इज़ कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस फॉर रेप केसेस। ठीक है, चलिए, एनी स्पीच की वर्ब है कैन बी क्रिमिनलाइज्ड। इफ से क्लॉज बना हुआ है यानी यहाँ पे आपको फर्स्ट कंडीशनल मिलेगा। अगर पावरफुल लोग क्लेम कर दें कि वो हर्ट हुए हैं तो किसी भी स्पीच को क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अगर बारिश आई तो आज बाहर नहीं जाएंगे। याद है ना फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ के साथ वाले क्लोज में कभी भी विल का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ के बाद में फ्यूचर टेंस कभी भी नहीं लगाना। करवा चुके हैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से। तो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल क्लेम लिखा हुआ है, विल क्लेम नहीं लिखा। वो ऐसा दावा नहीं करेंगे या करेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वर्ब की बेस फॉर्म से या इंडेफिनिट टेंस से बताया जा रहा है। चलिए, कह रहे जी द कोर्ट हैज़ रिमाइंडेड द पुलिस दैट दे हैव टू ऑनर एंड प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सिटीजन। कह रहे कोर्ट ने रिमाइंड करवाया, याद दिलाया है पुलिस वालों को कि इन लोगों को देखो या इस काम को करना पड़ेगा, हैव टू, कि ये ऑनर करें, सम्मान करें और प्रिजर्व करें यानी मेंटेन करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति के अधिकार को, सिटीजन्स के, हमारे नागरिकों के। चलिए, एक सवाल आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ। स्ट्रक्चर देख लो सेंटेंस की। कोर्ट की वर्ब है हैज़ रिमाइंडेड। ठीक है, कोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर इसकी वर्ब है। पुलिस के लिए दे लगाया गया है। पुलिस तो सिंगुलर होना चाहिए ना,
भाई पुलिस वर्ड तो प्लूरल है नहीं, फिर भी दे क्यों लगाया गया है? वर्ब भी प्लूरल है इसकी, देखो दे हैव टू। या तो ये दे किसी और के लिए आया है या फिर ये पुलिस के लिए आया है, तो गलत लगाया गया। ये कॉन्सेप्ट आता है आपको? चलो ये कॉन्सेप्ट है जी बड़ा आसान। ये 8 नाउन है, 8 है, ये 6 हैं, देख लो। पुलिस, कैटल, वोमेन, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री और पर्सनल। इन 7 नाउन्स को आपको एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाना होता। अच्छा क्यों नहीं बनाना होता? क्योंकि ये नाउन्स इतने धोखेबाज हैं, बिना एस के ही हमेशा प्लूरल होते हैं। पुलिस हमेशा प्लूरल बनने वाला नाउन है। पुलिस का मतलब है पुलिस वाले। कैटल का मतलब होता है बहुत सारे मवेशी, गायें, भैंसें, बकरियां। वर्मीन होते हैं बहुत सारे कीड़े। पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग। जेंट्री का मतलब होता है खानदानी पैसे के घराने वाले लोग। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गे मुर्गियां जिनको मांस के लिए और अंडों के लिए पाला जाए। पर्सनल का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाला पूरा स्टाफ। सिक्योरिटी पर्सनल यानी सारे सिक्योरिटी वाले लोग। तो ये सारे नाउन्स बिना एस के ही प्लूरल हैं। इनकी वर्ब हमेशा प्लूरल होगी और इनके आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है। द पुलिस हैज़ या हैव रेडेड एंड शट डाउन द क्लब एंड द जेंट्री ऑफ द सिटी विजिट्स रेगुलरली। कह रहे पुलिस ने रेड कर दिया है और बंद कर दिया है उस क्लब को जिसको पैसे वाले या जेंट्री जो थी सिटी की, पैसे वाले लोग होते हैं जेंट्री, वो विजिट किया करते थे रेगुलर, जो है रेगुलरली। देखो पुलिस प्लूरल है, बिना एस के प्लूरल है तो हैव रेडेड लिखना होगा। जेंट्री भी प्लूरल है बिना एस के, तो यहाँ पे विजिट लिखना होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। द सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड एट द मॉल वॉज फाउंड टू बी नेग्लिजेंट इन देयर ड्यूटीज। जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, सिक्योरिटी वाले थे जिनको डिप्लॉय किया गया था मॉल पे, जिनको लगाया गया था काम पे, वो पाए गए कि वो नेग्लिजेंट थे, लापरवाह थे अपनी ड्यूटीज़ में। पर्सनल यानी सारे पर्सनल हो गए, सिक्योरिटी वालों की बात हो रही है। वॉज फाउंड की जगह पे वर फाउंड यहाँ पे यूज होगा। एक सेंटेंस में आपको खुद से दे रहा हूँ, फॉर्मूला यही है, ट्राई करना, बहुत आसान है, कमेंट्स में डालना। द कैटल ऑन द रोड्स इज या आर अ रियल मेनस एंड पब्लिक हेल्थ हैजर्ड। जो कैटल है, मवेशी हैं सड़क पे, वो सच में एक खतरा है या मेनस है और लोगों की हेल्थ के लिए सोर्स ऑफ डेंजर है। हैजर्ड क्या होता है? ऐसी चीज़ जहाँ से डेंजर निकले, जहाँ से खतरा पैदा हो, ठीक है ना। तो सड़कों पे जो घूमते हुए मवेशी हैं वो आने जाने वाले व्हीकल्स के लिए खतरा ही होते हैं। चलो इज लगाओगे, आर लगाओगे, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, कमेंट्स में डालना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए पुलिस के लिए हमने दे लगाया है और वर्ब भी प्लूरल रखी है हैव। बढ़े आगे, चलो। आराम से रीडिंग दें। चलो, कह रहे जी 4 ओवर जेलस पुलिसमैन हु रश टू रजिस्टर अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR splattered with as many of speech restrictive penal provisions as possible, even when it is clear that the complaint is politically or communally motivated. The court has advised that. अब ये दैट के बाद वाला आगे पढ़ लेंगे। कोर्ट ने जो भी एडवाइस दी है। कह रहा है जी 4 यानी के लिए, ओवर जेलस पुलिसमैन के लिए, ऐसे पुलिसमैन जो बहुत उत्साही हैं, जील से भरे हुए हैं। आप इनको एक आदमी को उठाने को बोलो, ये 4 आदमी पकड़ के ले आएंगे, बस इनको इशारा करो आप। कह रहे जी ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा जील से भरे हुए जो पुलिसमैन हैं, जो कि रश करते हैं या भागने लगते हैं, हड़बड़ी करते हैं रजिस्टर करने में एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को या FIR को, और वो FIR जो कि स्प्लैटर्ड विद हो। स्प्लैटर का मतलब होता है छिड़कना, स्प्लैटर्ड विद का मतलब होता है छिड़की हुई। वो FIR जिस पे छिड़के गए हों, जितने हो सके एज मनी, स्पीच पे पाबंदी लगाने वाले पीनल प्रोविजंस या सज़ा के प्रावधान जितने पॉसिबल हो सकें, एज मनी ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्टिव पीनल प्रोविजंस एज पॉसिबल। कह रहे जी ऐसे पुलिस वालों के लिए जो जी हजूरी के अंदर 1 मिनट में जिसके ऊपर ऑर्डर करेंगे ऊपर वाले, फटाफट से एक FIR डाल देते हैं और वो FIR जो छिड़की होगी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्पीच पे लगाम लगाने वाले पीनल प्रोविजन से या फिर सज़ा के प्रावधानों से। कह रहा है जी और तब यहाँ तक कि तब
जब ये चीज़ साफ होती है इन पुलिस वालों को कि ये जो कंप्लेंट इनसे लिखवाई जा रही है ये सियासी तौर पे या रिलीजन के तौर पे मोटिवेटेड है, इनके अंदर कुछ पॉलिटिक्स या रिलीजन का खेल मिला हुआ है। कह रहा है ऐसे पुलिस वालों के लिए ना कोर्ट ने एडवाइस किया है, कोर्ट ने ये सलाह दी है दैट वो ये, अब क्या सलाह है, दैट दे शुड कंसीडर द इफेक्ट्स of spoken or written words based on the standard of their effects on reasonable, strong-minded, firm and courageous individuals। सलाह ये है कि इन पुलिस वालों को कंसीडर करना चाहिए, ध्यान में लेना चाहिए असर को या इफेक्ट को किसी भी बोले या लिखे गए शब्द का, और किस आधार पे ध्यान में लेना है, बेस्ड ऑन उस आधार पे जो है स्टैंडर्ड का या मानक का, या फिर स्टैंडर्ड आप समझते हैं ना, जो उनके इफेक्ट का है ऐसे लोगों पे जिनका दिमाग रीजनेबल है, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, करेजियस यानी बहादुर हैं और फर्म है, ऐसे लोगों पे इन वर्ड्स का क्या असर होगा, इस हिसाब से आपको केस बनाना है। ठीक है, और कैसे नहीं बनाना, नॉट बेस्ड ऑन पीपल विद वीक एंड वैसिलेटिंग माइंड्स। आपको इस आधार पे केस नहीं बनाना कि इनके वर्ड्स का क्या असर होगा ऐसे लोगों पे जिनके दिमाग या तो वीक हैं, कमज़ोर हैं, या फिर वो दोलन करते हैं, वैसिलेट करते हैं, इधर उधर होते हैं। लंबा सेंटेंस है ये, पूरा एक ही सेंटेंस है ये। सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है कोर्ट। कोर्ट की वर्ब है हैज़ एडवाइज्ड। एडवाइस किया है कोर्ट ने ऐसे पुलिस वालों को जो ओवर जेलस हैं, जो छिड़क देते हैं एफआईआर में जितने हो सके उतने सजा के प्रावधान, और ये तब भी जब भी उनको साफ भी होता है कि ये एफआईआर सियासी और राजनीतिक तौर पे मोटिवेटेड है, जानबूझ के लगाई गई है। दे आया है पुलिस वालों के लिए, वर्ब है शुड कंसीडर, दे शुड कंसीडर द इफेक्ट ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स। ठीक है, करेजियस यानी जो बहादुर हो, फुल ऑफ करेज हो, वैसिलेटिंग यानी जो ऑसिलेटिंग हो, फ्लक्चुएटिंग हो, कभी इधर कभी उधर, है ना, कभी उसको लगे कि धर्म खतरे में है, कभी उसको लगे देश खतरे में है। जब आपका दिमाग इतना कमज़ोर होता है, वीक माइंडेड होता है, तो आपके हिसाब से हेट स्पीच का कानून लागू नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सच में बहुत खतरनाक सेंटेंस था। करवा दूं उसको फटाफट, आराम से वीडियो को पॉज करके ट्राई देना। करेजी द इफेक्ट ऑफ द स्पोकन और रिटन वर्ड्स कैन नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल who always have a sense of insecurity। वही वाली बात है, कह रहे जो इफेक्ट है ना ऐसे बोले और लिखे गए वर्ड्स का, जिसको आप हेट स्पीच बोल रहे हैं, वो नहीं जज किया जा सकता, उस इफेक्ट को आप नहीं पकड़ पाएंगे इस आधार पे, इस बेसिस पे। और किस आधार पे, जो स्टैंडर्ड या मानक है ऐसे लोगों का, कमज़ोर लोगों का, जिनके दिमाग में हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है, जिनको हमेशा लगता है कि मैं खतरे में हूँ। कभी भी हेट स्पीच का इफेक्ट ऐसे लोगों के दिमाग पे नहीं पड़ना चाहिए। और या फिर ऑफ दोज हु ऑलवेज परसीव क्रिटिसिज्म एज ए थ्रेट टू देयर पावर और पोजीशन, या फिर उन लोगों के हिसाब से जो हमेशा परसीव करते हैं या समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्रिटिसिज्म को एक थ्रेट के तौर पे, चुनौती के तौर पे, उनकी पावर और पोजीशन के लिए। समझ में आया सेंटेंस? चलिए, इफेक्ट जो है इसकी वर्ब है कैन नॉट बी जज्ड। हेट स्पीच वाले किसी भी चीज़ के इफेक्ट का आपको जजमेंट इन दो लोगों के आधार पे नहीं लेना है। पहले लोग जिनका दिमाग बहुत इनसिक्योर है, बहुत डरे हुए रहते हैं, और दूसरे लोग जिनके लिए क्रिटिसिज्म उनकी कुर्सी हिलाने जैसा है, उनकी बात को भी आपको नहीं सुनना है। ये कहने वाले हैं सेज द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अभय एस ओका एंड उज्जवल भुयन। ये कहने वाले हैं, ये दोनों बेंच के लोग, बेंच में कंप्राइज करने वाले थे या बेंच मिल करके बनी थी इन दोनों जजेस से। कह रहे द कोर्ट हैज़ गॉन ऑन टू एनालाइज द पोएम पोस्टेड बाय मिस्टर प्रतापगढ़ी। कह रहे जी कोर्ट तो गो ऑन कर गई। गो ऑन करना यानी आगे बढ़ जाना किसी डायरेक्शन में, है ना, फर्दर प्रोसीड करना। कोर्ट तो इतना आगे बढ़ गई कि कोर्ट में ही एनालाइज किया जाने लगा इस पोएम को जो प्रतापगढ़ी, मिस्टर प्रतापगढ़ी ने पोस्ट की थी ऑनलाइन। चलिए, कोर्ट की वर्ब है हैज़ गॉन ऑन, सब्जेक्ट की वर्ब, ठीक है। इफेक्ट की वर्ब है कैन नॉट बी जस्ट। परसीव करना यानी किसी चीज़ को किस तरह से आप ले रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, तो आप उसको परसीव कर रहे हैं। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे कोर्ट का एनालिसिस दिखाएंगे, इस पोएम को लेकर के कोर्ट को कैसा फील हुआ।
चलिए, कह रहा जी इट फाइंड्स दैट इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद एनी रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट और कम्युनिटी। कह रहा जी ऐसा पाया कोर्ट ने कि ये जो इट है ना, यानी ये जो पोयम है, ये कंसर्न विद है ही नहीं, जुड़ी हुई है ही नहीं किसी भी रिलीजन से, जाति से, भाषा से, किसी क्षेत्रीय ग्रुप से, किसी कास्ट से या किसी कम्युनिटी से, समुदाय से। एंड मेक्स नो इम्प्यूटेशन अगेंस्ट एनी ऑफ देम, और ना ही ये कोई इम्प्यूटेशन या आरोप लगाती है इनमें से किसी के भी खिलाफ। कोर्ट का ये मानना है कि इस पोयम में आप किसी भी ग्रुप को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हैं अगर ये किसी पे आरोप लगाते हुए आपको दिखे। इट की वर्ब है फाइंड्स, इट आया कोर्ट के लिए। इट की वर्ब इज नॉट कंसर्न्ड, इट आया है पोयम के लिए। ठीक है, पोयम के लिए। कंसर्न्ड विद होना, रिलेटेड विद होना, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना। चलिए, इट की दूसरी वर्ब है मेक्स, ना ही ये पोयम मेक करती है कोई भी इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन और एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे आरोप, ब्लेम। करेजी इट कंटेन्स नो अपील लाइकली टू कॉज डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनमिटी और हेट्रेड और इलविल। करे आगे कोर्ट ने यह भी पाया कि ये रखती है पोयम कंटेन करती है कोई भी अपील नहीं, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं जो लाइकली हो, जो संभावित हो, कॉज करने वाली या कारण बनने वाली समाज में डिसहार्मनी का, नफरत का, या फिर फीलिंग ऑफ एनमिटी का, दुश्मनी की भावना का, या फिर हेट्रेड का, या फिर बुरी जो है इंटेंशन का, इलविल का। तो इस पोयम में कहीं भी नहीं लिखा कि ये सब चीज़ें समाज में आपको फैलाओ, ऐसा कहीं भी आपको अपील नहीं दिखेगी। अगेन इट आया पोयम के लिए। इट डिसमिसेस एज रिडिकुलस टू अक्यूज द अपीलेंट ऑफ एनी इंटेंशन टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और बिलीफ। कह रहा जी इट जो है, अब ये इट आया सुप्रीम कोर्ट के लिए, इट ने डिसमिस भी कर दिया, खारिज भी कर दिया। देखो इट पहचानना पड़ेगा आपको, यहाँ पोयम के लिए आया था, पोयम में कोई अपील नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए आया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया रिडिकुलस बता करके या बेवकूफ़ाना बता करके इस चीज़ को कि आप अक्यूज़ करें अपीलेंट को, ऐसा आदमी जिसके ऊपर एक अपील चल रही है, जिसके ऊपर एक फैसला दिया जाना है, कि आप अक्यूज़ करें प्रतापगढ़ी को किसी भी ऐसी इंटेंशन का या उसके ऐसे इरादे का जो है आउटरेज करने का या वॉयलेट करने का, गुस्सा करने का किसी भी इंसान की धार्मिक भावनाओं को किसी भी क्लास में, और वो ऐसा कि उसने इंसल्ट किया हो उनके रिलीजन को या बिलीफ को। तो कोर्ट ने कहा कि ये बात ही अपने आप में बेवकूफ़ाना है कि इस पोयम के सहारे इसके पोएट को आप ये कह दें कि इसने किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं। चलिए, इट ने कर दिया इस चीज़ को खारिज, यानी डिसमिस। रिडिकुलस, लुडिक्रस, बेवकूफ़ाना, एब्सर्ड। अपीलेंट मैंने आपको बता दिया जिस पे अपील हो रही हो, जिस पे फैसला आना बाकी हो। आउटरेज करना, आपकी भावनाओं को भड़काना, गुस्सा दिलाना। आउटरेज में एक एंगर का एलिमेंट होता है ना, तो आपने आउटरेज किया रिलीजियस फीलिंग को, यानी भावनाओं को भड़का के गुस्सा पैदा किया है। कह रहा द पोएम ओनली टेल्स द रूलर्स व्हाट द रिएक्शन विल बी इफ द फाइट फॉर राइट्स इज मेट विद इनजस्टिस। ये पोएम जो है सिर्फ टेल करती है, बताती है रूलर्स को, यानी देश के नेताओं को, कि क्या हमारी रिएक्शन होगी, व्हाट द रिएक्शन विल बी, अगर हमारी जो फाइट है राइट्स के लिए या हकों के लिए उसको आप इनजस्टिस देंगे, वो जा मिलती है अन्याय से, नाइंसाफ़ी से। तो पूरी पोएम इस चीज़ पे लिखी हुई है कि आप प्रजा से नाइंसाफ़ी करोगे तो प्रजा आपको जवाब जरूर देगी, है ना। यह ऐसा इस पोएम को देख करके लगेगा आपको कि ये बगावत पैदा कर रही है, और इसीलिए इनके ऊपर केस लगाया गया। चलिए, पोएम की वर्ब है टेल्स, इट टेल्स द रूलर व्हाट द रिएक्शन विल बी। रिएक्शन की वर्ब है विल बी, ठीक है। द फाइट की वर्ब है फाइट फॉर राइट्स की इज मेट विथ। फर्स्ट कंडीशनल लगा हुआ अगेन, इफ प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, है ना। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट से इसको फिनिश करेंगे फिर अपने क्विज पे बढ़ते हैं। चलिए खुद से इसको रीडिंग देना। कह रहा जी इन इफेक्ट द कोर्ट हैज फाउंड दैट नन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंसेस relating to divisive speech or speeches having a detrimental effect on public order or any insult or provocation against any religious sentiment could be found in it। लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान है। कह रहा है जी अगर इन इफेक्ट देखें, अगर असरदार तरीके से देखें, इस पूरी मामले का असर क्या हुआ,
तो कोर्ट ने ये पाया है, सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ फाउंड दैट, वो ये पाया है कि कोई भी जो इंग्रेडिएंट है, कोई भी छोटा सा जो हिस्सा है इन सारे ऑफेंसेस का, सारे गुनाहों का जो इस आदमी पे लगे हैं, कह रहा है ये सारे गुनाहों का जो ऑफेंसेस का कोई भी जो हिस्सा है ना, इंग्रेडिएंट, और ये वो गुनाह हैं जो जुड़े हुए हैं डिवाइसिव स्पीच से या बांटने वाले भाषण से या ऐसी स्पीचेस से जिनका एक डेट्रीमेंटल या हार्मफुल इफेक्ट होता है पब्लिक ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था पे, और या फिर ऐसी इंसल्ट से या प्रोवोकेशन से, भड़काऊपने से जो किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट के खिलाफ होती है। कह रहा जी ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट पाया ही नहीं गया इस पोएम के अंदर। कोर्ट ने बोला कि आपने इतने सारे केस लगाए हैं प्रतापगढ़ी पे कि इसने फूट डाल दी, ऐसा स्पीच दिया जिससे समाज में कानून व्यवस्था खराब होने लगी, लोगों की रिलीजियस भावनाएं भड़क गई, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट किसी भी ऑफेंस का हमें तो इस पोएम में मिला ही नहीं। कोर्ट ने ये पाया। चलिए, कोर्ट हैज सब्जेक्ट, हैज फाउंड एज की वर्ब, नन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स हैज सब्जेक्ट और कुड बी फाउंड इट इन हैज की वर्ब। इंग्रेडिएंट्स हैं उन सभी ऑफेंसेस के, और वो सभी ऑफेंसेस या गुनाह हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। डिवाइसिव यानी बांटने वाला, प्रोवोकेशन यानी भड़काऊ, डेट्रीमेंटल, डेलिटेरियस, हार्मफुल, इंजूरियस, जो आपकी सेहत के लिए खराब हो, हार्मफुल हो, डेट्रीमेंटल कहलाता है। ठीक है, कह रहा जी ओवरऑल द वर्डिक्ट विल हैव टू सर्व एज ए गाइड टू पुलिस ऑफिसर्स डिसाइडिंग टू इन्वोक सेक्शन 196 ऑफ भारतीय न्याय संहिता या फिर इक्विवेलेंट ऑफ सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पिनल कोड, ऑफ्टन अंडर पॉलिटिकल डायरेक्शन। कह रहा जी अगर कुल मिला के देखा जाए ना, ओवरऑल ये वर्डिक्ट, ये कोर्ट का फैसला, इसको सर्व करना ही होगा, इस काम को पूरा करना ही होगा। और कैसे? एक गाइड के तौर पे, एक कुंजी के तौर पे सभी पुलिस वालों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, जो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि वो एक्टिवेट करेंगे या इन्वोक करेंगे, लगा देंगे सेक्शन 196 भारत की न्याय संहिता का, जो पुराने वाले पिनल कोड में सेक्शन 153A के बराबर हुआ करता था। पहले आईपीसी था, अब बीएनएस आ गया। बीएनएस में 196, पुराने में 153 है। तो कोई भी पुलिस वाला देश में जो 196 या 153A लगाने की कोशिश करे किसी भी आदमी पे, ये वर्डिक्ट उसके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा, एक कुंजी की तरह दिशा निर्देश देगा। और ये तब लगेगा, ये तब लगाते हैं पुलिस वाले अक्सर पॉलिटिकल डायरेक्शन के अंडर, किसी की सियासी निर्देश के ऊपर। और कब? व्हेनेवर अ स्पीच कंटेनिंग ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स इज मेड बाय एनीवन, जब भी कोई स्पीच जो है या कोई भाषण जो है जिसमें कंटेन करते हो साफ तौर पे ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म या आलोचना सरकार की, सरकार के नेताओं की, कह रहा है ऐसी स्पीच को मेक किया जाता है किसी के भी द्वारा। ठीक है ना? तो जब भी जैसे कुणाल कामरा ने कुछ बोल दिया, वो उधर उसने कुछ बोल दिया, इधर है ना, जैसे प्रतापगढ़ी ने बोल दिया, तो ऐसा कभी साफ साफ खुला क्रिटिसिज्म सरकार का आए और सरकार अपने दबाव में पुलिस वालों को बोले कि लगा दो 153 196, तो ये केस जो है पुलिस वालों के लिए एक गाइडेंस देने वाला केस बन जाना चाहिए। चलिए, वर्डिक्ट है फैसला, विल हैव टू सर्व एज की वर्ब। पुलिस ऑफिसर्स के लिए वर्ब जो है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म डिसाइडिंग एक एडजेक्टिव लगाया गया है। वो पुलिस ऑफिसर्स जो डिसाइड कर लेते हैं कि हम इन्वोक या एक्टिवेट करेंगे ये दोनों एक्शंस। स्पीच की वर्ब है इज मेड बाय एनीवन। स्पीच वो है जो कंटेन करती है, जो अपने भीतर रखे हुए ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म को। बढ़े आगे, चलो ये है छोटा सा एक सेंटेंस, लास्ट का आर्टिकल फिनिश हो जाएगा। कह रहा जी एज डेफेमेशन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ एन FIR और अ कंप्लेंट, द पुलिस ऑफ्टन इन्वोक द सेक्शंस related to speech restrictions to browbeat critics and dissenters। कह रहे क्योंकि जो डेफेमेशन है, डेफेमेशन यानी मानहानि, आपने किसी के ऊपर गलत कीचड़ उछाल दिया, किसी का मजाक बना दिया। कह रहे मानहानि का जो मुकदमा है वो सब्जेक्ट होता ही नहीं है हमारे देश के कानून में किसी भी FIR का या कंप्लेंट का। मानहानि पे FIR भी नहीं होती और कोई शिकायत भी नहीं होती, सीधा कोर्ट के अंदर डेफेमेशन का केस फाइल होता है। कह रहे क्योंकि ऐसा होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अक्सर इन्वोक करते हैं या जगा करके एक्टिवेट करते हैं इन 196 और 153A जैसे सेक्शंस को। और क्यों? ये सेक्शंस हैं जुड़े हुए स्पीच पे लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस के, और ये इसलिए करते हैं ताकि ब्रो बीट कर सकें, डरा धमका सकें क्रिटिक्स को, आलोचकों को,
और डिसेंटर्स को, ऐसे लोग जो सरकार से असंतोषी हैं यानी सरकार के खिलाफ हैं, सरकार को पसंद नहीं करते हैं। डेफेमेशन का केस पुलिस वाला बना नहीं सकता क्योंकि वो तो उस आदमी को बनाना है जिसको डेफेमेशन फील हुआ, उस पर कोई एफआईआर भी नहीं होगी। तो पुलिस वाले एफआईआर लगाने का बहाना करने के लिए ये सारे सेक्शंस बीच में घुसा देते हैं ताकि डेफेमेशन की जगह पे स्पीच रेस्ट्रिक्शन के कानून का केस बनाया जा सके। चलिए, पुलिस की वर्ब है ऑफ्टन इन्वोक, पुलिस प्लूरल नाउन है, बताया था आपको, वर्ब भी प्लूरल होगी। ब्रो बीट करना, किसी को डराना धमकाना, बुली करना। डिसेंटर यानी जो आपसे डिसएग्री करता हो, आपकी बात से सहमत ना हो। चलिए रैप अप करें क्लास को, आज काफ़ी भारी डोज हो गई आपकी, फटाफट एक आप ले लो रिवीजन। स्टिफल करना, गला घोटना, मजल करना। वैसिलेट, ऑसिलेट, फ्लक्चुएट, इधर उधर होना। मन ना बना पाना, इनडिसाइसिव होना। स्प्लेटर यानी छिड़कना। परसीव करना यानी किसी चीज़ को खास अंदाज से समझना या अंडरस्टैंड करना, है ना, किसी अलग नज़रिए से देखना, परसीव करना। फ्रॉड यानी स्ट्रेसफुल, डेंजर से, स्ट्रेस से भरा हुआ। इन्फ्लामेटरी यानी भड़काऊ, जो गुस्से को पैदा करे। क्वैश करना, किसी फैसले को सेट असाइड, कैंसिल करना, नलीफाई करना। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सिस्टम है कानूनों का जिससे आप किसी फैसले के ऊपर, है ना, बहस करते हैं और अपना अल्टीमेट फैसला देते हैं। ये हमारे लीगल सिस्टम में अलग अलग तरह के आपको जूरिस्प्रूडेंस मिलेंगे। चलिए, एपिलेंट एक ऐसा आदमी है जिसके खिलाफ कोई अपील पेंडिंग है, जिसको कोई सज़ा मिल सकती है। डेट्रीमेंटल यानी जो हार्मफुल हो। गो ऑन करना, किसी दिशा में आगे बढ़ जाना, प्रोसीड फर्दर करना। इम्प्यूटेशन यानी एलिगेशन, एक्यूजिशन, किसी पे आरोप लगाना। ट्रेंजेंट यानी जो खुले तौर पे क्लियर और स्ट्रॉन्ग तरीके से किया गया कुछ क्रिटिसिज्म हो। ट्रेंजेंट वर्ड जनरली क्रिटिसिज्म के साथ ही यूज़ होता है ना। रिस्टेट करना यानी फिर से किसी चीज़ को स्टेट करना, दोहराना, इंजेमिनेट करना। चलो आ जाओ अपने क्विज पे, आराम से एक ठंडे पानी वानी पी लो, ठंडी सांस लो। हैवी आर्टिकल था, क्विज मैंने बहुत आसान बनाया है। प्राइमरी क्रिटिसिज्म, इस आर्टिकल में लॉ एनफोर्समेंट को लेकर के, पुलिस वालों को लेकर के क्या किया गया है, कौन सा गलत काम पुलिस वाले करते हैं। आराम से पढ़ना है, बहुत आसान है। पुलिस वाले जो हैं गलत इस्तेमाल करते हैं स्पीच पे पाबंदी लगाने वाले लॉज का, ताकि डिसेंट को या फिर सरकार के खिलाफ के क्रिटिसिज्म को सप्रेस किया जा सके, स्टिफल किया जा सके। बस यही आरोप है पुलिस वालों पे, कानून का गलत इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और फर्म और करेजियस इंडिविजुअल्स का मेंशन क्यों किया गया, ये फ्रेज जो है इस आर्टिकल में यूज क्यों किया गया था। ये इसलिए किया गया था, हर आम आदमी ऐसा ही होता है। कमज़ोर दिमाग वाले, जो डरे हुए हैं अंदर से, इनसिक्योर हैं, या तो वो लोग होंगे जिनके पास खोने को बहुत कुछ होगा, है ना, उनकी कोई कुर्सी होगी, पावर होगी, पोजीशन होगी, उनको लगेगा यार मेरे से कुछ छीन के ना ले जाए। या फिर वो लोग होंगे जो वास्तव में बहुत डरते होंगे। तो हमारा आर्टिकल इसलिए इनको मेंशन कर रहा है कि मेजॉरिटी के हिसाब से आपको फ्री स्पीच को, है ना, देखना है। मेजॉरिटी रीजनेबल होती है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड होती है, अच्छे और करेजियस इंडिविजुअल से बन के बनी होती है। आपको स्पीच वाले लॉज समाज के कुछ कमज़ोर दिमाग के लोगों को देख करके इन्फोर्स नहीं करने हैं, है ना। अ फ्यू यानी कुछ एक लोगों की सेंसिटिविटी पे बेस्ड नहीं होने चाहिए। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन चारों ऑप्शंस पढ़ोगे तो इजी लगेगा आपको। बी आंसर बनेगा सेकंड में। थ्रो वंस वेट अराउंड, ईडियम का मीनिंग पूछा आपसे। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको इन चारों में से, ऑसिलेट, वैसिलेट, इन्फ्लामेटरी और रेडिकुलस। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन मैंने स्पेलिंग करवाई भी थी आपको, है ना। डिक्शनरी में डाल के देखो, खुद से देखोगे तो याद रहेगी। 4 में से 3 स्पेलिंग्स गलत हैं। फिर वन वर्ड पूछा है आपसे, जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। डेट्रीमेंटल वर्ड का एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं, उल्टा। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, और दूसरी आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास। 8 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए, 3 से लेकर के 8 तक, यानी 6 क्वेश्चंस के आंसर चेक करना। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग आउट।